नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे आसान तरीके से बताऊंगा कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो अपने नाम से खुद को रिप्रेजेंट करेगा, अपने नाम से। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स मनी मेजरमेंट, ऐसी चीजें जिन्हें मनी में मेज्योर कर सके, मनी में माप सकें। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म, ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेज्योर कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। 10 ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी में एक्सप्रेस नहीं किए जाते हैं, किया जा सकते हैं, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स बुक। अब हिंदी में इसे समझते हैं। इस अवधारणा के अनुसार केवल उन लेन देन जिन्हें मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, लेखांकन में दर्ज किए जाते हैं। इस प्रकार लेन देन जो पैसे में व्यक्त नहीं किए जा सकते, लेखांकन पुस्तकों में दर्ज नहीं किए जा सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका सारांश क्या है? छोटा सा, कि ऐसी चीजें जिन्हें हम पैसे में, मुद्रा में, मनी में मेज्योर कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, उन्हीं चीजों को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी चीजें जिन्हें हम मनी में, मुद्रा में मेज्योर नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनकी अकाउंटिंग, उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का गुड्स परचेस किया। तो आपने जो गुड्स परचेस किया इन मनी टर्म, उसकी वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपीज। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने अकाउंट्स बुक्स में 5,000 रुपए की गुड्स को परचेस की एंट्री में डाल सकते हैं। तो आप दिखा सकते हैं कि जो गुड्स हमने परचेस किया उसकी वैल्यू मनी में कितनी है? 5,000। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई इंप्लॉय है, आपने उसे इमोशनली हर्ट किया, भावनात्मक क्षति पहुंचाई। तो क्या आप उसे मनी में मेजर कर सकते हैं कि कितने की भावनात्मक क्षति पहुंचाई? नहीं। तो इन चीजों को आप क्या कर सकते हैं? अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ले दे के बाद क्या है कि ऐसी चीजें, ऐसे लेन देन जिन्हें हम मुद्रा में, मनी में मेज्योर कर सके, एक्सप्रेस कर सके, उन्हें हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज ऐसी चीजें, ऐसे लेन देन, ऐसे ट्रांजेक्शन जिन्हें हम मनी टर्म में मेज्योर या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी मीन्स अलग, एक अलग अस्तित्व। एंटिटी मीन्स एक अलग अस्तित्व रखने वाला। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेसमैन। हिंदी में समझते हैं। इस अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय एक व्यवसायी से अलग माना जाता है। जो एक बिजनेसमैन होता है, एक बिजनेस होता है, दो चीजें होती हैं। एक बिजनेसमैन होता है और एक क्या होता है? बिजनेस होता है। तो बिजनेसमैन जो है हमेशा अपने बिजनेस से अलग एंटिटी माना जाता है, अलग अस्तित्व माना जाता है, अलग अस्तित्व रखता है। दोनों को हम मिक्सअप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक किराने की स्टोर है, आपकी एक जनरल स्टोर है, किराने की स्टोर है। उसमें क्या करते हैं आप? अपने जो कस्टमर हैं उन्हें दाल चावल सेल भी करते हैं और उसी में से निकालकर पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम करते हैं, खाते भी हैं। तो क्या आप किसी वर्ष के अंत में ये बता पाएंगे एग्जैक्टली कि आपको कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट हुआ है? नहीं, एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसी में से निकालकर सेल भी कर रहे हैं और उसी में से निकालकर पर्सनल कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो आप कैसे बता पाएंगे कि आपको कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट हुआ है? तो इसलिए बिजनेस को हमेशा बिजनेसमैन से अलग माना जाता है। यही कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसीलिए कहता है कि बिजनेसमैन को बिजनेसमैन से, बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग माना जाना चाहिए। दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। आप अपने दुकान में से पर्सनल यूज के लिए निकाल नहीं सकते कुछ भी। अगर पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो जितनी उसकी वैल्यू है उतना पैसा आपको उसे बिजनेस को देना पड़ेगा। अदरवाइज आप ईयर एंड पे एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं बता पाएंगे। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, गोइंग मीन्स
चला जा रहा है, गोइंग मीन्स चला जा रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसर्न मीन्स बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो चला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंटैक्टली एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स क्लोज्योर इन द फ्यूचर। हिंदी में समझते हैं, इस अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय अनंत काल तक जारी रहेगा और भविष्य में इसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है। मीन्स कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप ये सोच के करेंगे कि 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद मैं इसे बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा? नहीं, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमेशा यही सोच कर चलेंगे, अपने दिमाग में यही बात रखेंगे कि हमारा ये बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा, हमेशा हमेशा चलता रहेगा और प्रॉफिट देता रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये बताता है कि कोई भी व्यवसाय जो है वो अनंत काल तक चलता रहेगा और भविष्य में इन फ्यूचर इसके बंद होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने जैसा बताया था कि सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने नाम से खुद को रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट मीन्स लागत, कॉस्ट मीन्स लागत, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कॉस्ट को बताता है, लागत को बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इमूवेबल असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स ऑन विच दे आर एक्वायर्ड। मीन्स आप हिंदी में समझते हैं, इस अवधारणा के अनुसार अचल संपत्ति उन पुस्तकों के मूल्य लागत मूल्य पर दर्ज की जाती हैं जिन पर इन्हें अधिग्रहित या खरीदा गया है या क्रय किया गया है। मीन्स मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं इसे भी, कि आपने एक फर्नीचर खरीदा, जिस दिन आपने फर्नीचर खरीदा उस दिन उसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी, तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी, लागत कितनी पड़ी? 10,000 रुपए पड़ी। अच्छा, फिर उसके बाद जब अगले दिन आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड करने गए तो पता चला कि उस फर्नीचर की प्राइस मार्केट में बढ़ के 15,000 रुपीज हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15,000 से रिकॉर्ड कर लेंगे, आप उसके लागत मूल्य पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके कॉस्ट प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने उसे एक्वायर किया है, अधिग्रहित किया है, न कि मार्केट वैल्यू जो फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो जो कोई भी इमूवेबल असेट्स को हम उसकी हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, एक्वायर्ड वैल्यू पर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सेप्ट मीन्स दोहरी अवधारणा, दोहरी अवधारणा, जिसमें अवधारणाएं कितनी? 2 हों। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस requires record in 2 separate account. This concept is the base of double entry accounting. हिंदी में समझते हैं, इस अवधारणा के अनुसार दोहरे पहलू की अवधारणा बताती है कि प्रत्येक व्यवसाय लेन देन को 2 अलग अलग खातों में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। यह अवधारणा डबल एंट्री अकाउंट का आधार माना जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो हमेशा 2 पार्टीज को, 2 पहलू को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। जैसे अगर हमने किसी से कुछ परचेस किया, खरीदा, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली पार्टी भी होगी जो हमें सेल कर रही है, तो एक खरीदने वाली पार्टी, एक बेचने वाली पार्टी भी होगी। कोई भी ट्रांजेक्शन कम से कम 2 खातों को तो प्रभावित करता ही है, 2 अलग अलग खातों को। ऐसा नहीं है कि एक ही खाते को, एक ही अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। अगर खरीदने वाला है तो बेचने वाला भी है, देने वाला है तो लेने वाला भी है। हर पहलू के 2 हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं जिन्हें हम डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंट्स का एक पीरियड होना चाहिए। जैसे आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक समय के बाद आप ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो उसके लिए आपको एक पीरियड तो बनाना पड़ेगा ना, कि हम 3 महीने पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, 6 महीने पे निकालेंगे, साल भर पे निकालेंगे। एक पीरियड तो आपको चुनना पड़ेगा ना। अगर एक पीरियड आप नहीं चुनेंगे तो आप कैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट या डिटरमाइन कर पाएंगे? तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन अ बिजनेस, इन एनी बिजनेस। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द आउटकम ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद
एवरी बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है या जो एफर्ट लगाया है उसका नतीजा क्या है। अकाउंट चूज सम शॉर्टर पीरियड्स फॉर मेजर रिजल्ट, देयरफॉर 1 ईयर हैज बीन एक्सेप्टेड एज। अकाउंट्स क्या करता है, एक शॉर्टेड पीरियड को क्या किया है, रिजल्ट के लिए अपने चुना है, जो कि जिसे हम 1 वर्ष के लिए के रूप में जानते हैं। अब इसे हिंदी में समझते हैं। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन किसी भी व्यवसाय के उपक्रम में एक सतत प्रक्रिया है, मतलब चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, प्रत्येक व्यवसायी अपने निवेश और लागत अंतराल पर प्रयासों के परिणाम जानना चाहती है। ठीक है, परिणाम को मापने के लिए लेखाकार कुछ छोटी अवधि चुनते हैं, इसीलिए 1 वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। मीन्स कि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम एक पीरियड के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में क्या लॉस या क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि हम एक पीरियड चुनते हैं, शॉर्टेड पीरियड, जिसे कि हम अकाउंट्स की भाषा में 1 वर्ष फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी evicted and supported by business documents and that is invoice, vouchers etc. हिंदी में समझते हैं। इस अवधारणा के अनुसार सभी लेखांकन लेन देन को व्यवसायिक दस्तावेजों अर्थात चालान, वाउचर आदि द्वारा देखभाल और समर्थित किया जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम कोई भी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स बुक्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड करें, किसी भी चीज की अकाउंटिंग करें, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके साथ हमेशा सपोर्टिंग या एविडेंस लगा कर चलें। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पीटी कैश के लिए खर्च करने के लिए पैसा दिया, अपनी कंपनी में पीटी कैश के लिए दे दिया 5,000 रुपये की, ये 5,000 रुपये आप रखिए और इसमें से जो कंपनी के छोटे मोटे खर्चे होंगे उन्हें आप करते रहिएगा। ठीक है, तो उन छोटे मोटे खर्चे के लिए क्या होता है कि हमें एक सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए उसमें से आपके एम्प्लॉय ने क्या किया कि पेन खरीद के लाया, कंपनी में अकाउंटिंग करने के लिए पेन खरीद के लाया। तो ये जरूरी है कि जो पेन खरीद के लाया उस पेन के लिए एक वाउचर भी बने, बीइंग कैश पेड फॉर पेन, एक वाउचर बने और उसके साथ एक सपोर्टिंग लगे। सपोर्टिंग मीन्स जो दुकानदार जहां से आप परचेस करेंगे पेन, वो दुकानदार जो बिल देगा आपको वो सपोर्टिंग हुआ। तो वाउचर और सपोर्टिंग एविडेंस अकाउंटिंग के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि लेखांकन में रिकॉर्ड किए जाने वाले लेन देन जो होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनके साथ जो एविडेंस है, सपोर्टिंग है, उनका लगना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि ऑडिट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम न हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और बढ़ते हैं, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द जनरल कॉन्सेप्ट is the most basic principle of accounting that requires recording revenue during accrual, not when they are received in cash. Means कि जो रेवेन्यू है, जो हम कमा रहे हैं, जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, वो एक्रू हो, वो कमा लिया गया, तभी आप उसे रिकॉर्ड कर लें, न कि जब वो कैश में मिले। मान लीजिए आपको कहीं से कमीशन मिलना है, तो कमीशन आपने कमा लिया तो आप उसे रिकॉर्ड करिए अपने बुक्स में, न कि वो कमीशन जब कैश में आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए या इस महीने के लिए आपको 10,000 रुपये कमीशन मिलना है, आपने ऐसा काम किया कि आपका कमीशन 10,000 रुपये बना, तो वो 10,000 रुपये कमीशन आप इस मंथ में रिकॉर्ड कीजिए, न कि अगले महीने में जब वो मिलेगा तो जैसे ही वो एक्रू हो आप उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड रिकॉर्डिंग व्हेन एक्सपेंस आर इनकर्ड एंड व्हेन दे आर पेड देन नो। और अगर एक्सपेंस के केस में बात करें तो जैसे ही आपने खर्च किया आप उसे रिकॉर्ड करिए, न कि इन कैश पेड किया। आपने उसे खर्च मान लिया तो आप उसे रिकॉर्ड करिए, न कि जब पेड किया तब उसे रिकॉर्ड करेंगे। हिंदी में समझते हैं। इस अवधारणा के अनुसार सामान्य अवधारणा लेखांकन का सबसे बुनियादी सिद्धांत है, जिसे अर्जित करने के दौरान रिकॉर्ड की राजस्व की आवश्यकता होती है, न कि जब नगद में प्राप्त हो।
मतलब कि जो आपका राजस्व है, जो आपका इनकम है, वो जैसे ही आपने कमा लिया उसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, न कि जब वो आपको कैश में मिले। और उसी तरह खर्च के लिए क्या कह रहा है, खर्च के लिए कह रहा है कि और खर्च होने पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब वे भुगतान किए जाते हैं तो नहीं। जब आपने खर्च किया तभी आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, न कि जब वो भुगतान कैश में भुगतान पेड किया जाता है तब नहीं, उसका इंतजार आपको नहीं करना है। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट आपसे यही कहता है कि रिवेन्यू के केस में जैसे ही आपने एक्रू कर लिया, अर्जित कर लिया, आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, न कि जब आपको वो कैश में मिलेगा तब। और एक्सपेंस के केस में जब आपने खर्च कर लिया तभी आप उसे रिकॉर्ड करिए, न कि एक्चुअली में जब आप पेड करेंगे तब। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे कॉन्सेप्ट आपको खुद के नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।